हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आज हम अपने इस चैनल पे टैक्स विदाउट टीयर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनेंशियल ईयर 2021 ओवर हो गया है। इसके रिस्पेक्ट में अब हमें क्लोजर देना है फाइनेंशियल्स को। हमें जीएसटीआर 9 और 9C को भरना है, हमें आईटीआर फाइनल करनी है। इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन के साथ हमारे साथ हैं राजेंद्र अरोड़ा सर, जो जीएसटी में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं। आज वो आपके बहुत सारे क्वेरीज को एड्रेस करने वाले हैं। आई वेलकम यू सर टू माय चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स। थैंक यू मैम। एंड इट्स रियल ऑनर फॉर अस, माय फॉलोअर्स, कि आप आए यहाँ पे और हमें बहुत अच्छी बात है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी काफ़ी सारे कंसर्न्स हम एड्रेस करने वाले हैं 9 और 9C को लेकर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2021 की। आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है। अब आपको आईटीआर भी भरनी है, अपने अकाउंट्स भी फाइनलाइज करने हैं, 9 और 9C भी फाइल करनी है। बट फाइनेंस एक्ट 2021 में कंसर्न आया था कि हमें 9C भरनी ही नहीं होगी, दैट मीन्स जीएसटी ऑडिट होगा ही नहीं। अब क्या वो प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया है? कब से एप्लीकेबल हुआ है? क्या फाइनेंशियल ईयर 2021 इस प्रोविजन के एम्बिट में फॉल हुआ है या नहीं हुआ? सबसे पहले हम इसी को एड्रेस करते हैं। सो दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 21 से लेके 31 तक सेंट्रल टैक्स की, जो अभी 30 जुलाई को रिलीज हुई है, इसमें कहा गया है कि अब आपको जीएसटी ऑडिट नहीं कराना। दैट मीन्स आपका सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 जो है वो स्ट्राइक ऑफ हो गया है और इसकी जगह अब आपको सेल्फ सर्टिफाई कराने हैं जीएसटीआर 9 को। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है सर? ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है टैक्स पेयर्स को कि इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप चाहूँगी कि आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि जो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन है ये क्या चीज़ है। अब 9 और 9C में क्या फंडा रह जाएगा, बेसिक फंडा जो रह जाएगा, पहले आप इस चीज़ को आप बताइए। पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं मैम, आपने आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैम ने कहा, दिव्या जी ने कहा कि ये 2021 के लिए 9 और 9C में जो चेंजेस हैं कि 9C जो है अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाइड नहीं होना बल्कि सेल्फ सर्टिफाइड हो जाएगा। तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट बेसिकली 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक है गवर्नमेंट, एक है टैक्स पेयर और एक है प्रोफेशनल्स। तो मैं तीनों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट और टैक्स पेयर्स की जब हम बात करते हैं दिव्या जी, तो टैक्स पेयर के लिए जो 9C होता था, जो ऑडिट प्रोसेस होता था, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता था जिससे कि ऑडिटर जो है वो सोर्स पे ही उनकी जो मिस्टेक्स हैं, जो उनकी गलतियां हैं, उसको ठीक करवा देता था और उसकी रिकवरी जो कॉरेस्पॉन्डिंग बनती थी डिपार्टमेंट के लिए, वो ऑडिटर वहीं से करवा देता था। तो टैक्स पेयर अब क्या सिचुएशन रहेगी कि टैक्स पेयर मेकर और चेकर कंसेप्ट से बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब मेकर ही चेकर है, मेकर और चेकर अलग अलग नहीं है। जो डाटा सारा रिटर्न्स फाइल हुई हैं वो टैक्स पेयर ने फाइल की है, उसके बेसिस पे जो 9 और 9C बनना है वो खुद टैक्स पेयर कर रहा है। तो कोई भी जहां पर वैल्यू एडिशन की बात थी, कोई करेक्शंस की बात थी, अब जो है वो नहीं हो पाएगा। और जो डिपार्टमेंट के लिए भी ये मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर पहले ऑडिटर्स जो है वो गलतियों को सोर्स पर आइडेंटिफाई करके उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिकवरी को इनिशिएट कर देते थे, इंश्योर कर देते थे, अब वो क्या होगा कि टैक्स पेयर की वो बातें नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि टैक्स पेयर ने ही सेल्फ सर्टिफाई करना है। हालांकि मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि क्या टैक्स पेयर ये चाहता है कि उनकी गलतियों को आइडेंटिफाई उनका जीएसटी ऑडिटर करे या वो गलतियां डिपार्टमेंटल ऑडिटर अंडर सेक्शन 65 जब आए तो वो करें? ये टैक्स पेयर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, जो प्रोफेशनल्स के लिए मुझे तो लगता है कि ये अच्छी खबर है, क्योंकि पहले ये 9C जो है वो हम देखते हैं पिछले 3 साल की हमने एनुअल रिटर्न भरी है, 9C भरा है, तो हमने देखा है कि भाई ये कोई भरना आसान काम तो है नहीं, इसकी जो रिकंसिलेशन है वो कोई आसान चीज तो है नहीं। तो पहले प्रोफेशनल भरते थे और सर्टिफाई भी खुद करते थे। अब क्या आपको लगता है कि टैक्स पेयर भर पाएगा?
टैक्स पेयर के लिए इतना वो आसान काम होगा भरना। अभी भी प्रोफेशनल भरेगा, लेकिन जिम्मेदारी पहले टैक्स पेयर लेते थे, अब उसकी जिम्मेदारी जो है वो पहले प्रोफेशनल लेता था, आई बेग योर पार्डन, अब वो जिम्मेदारी जो है वो टैक्स पेयर खुद ही लेगा। तो मेरे हिसाब से तो प्रोफेशनल के लिए फायदेमंद है, और टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के लिए इम्पैक्ट जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसमें अब मैं आगे जो है मैं दिव्या अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे अब प्रोसीड कैसे करना है। यहाँ तक तो हमने बेसिक बातें कर ली कि अब रिटर्न जो हमने फाइल, ये जो 99C फाइल करनी है, इसके लिए हमें क्या शुरुआत करनी है, क्योंकि अब तो समय आ ही गया मैम बहुत जल्दी, तो क्या करना है मैम उसके लिए हमें? जैसा कि दोस्तों सर ने बताया कि प्रोफेशनल्स के तो मजे हैं, रीजन बीइंग उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बट टैक्स पेयर्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड एलिमेंट है। रीजन बीइंग फाइल उनको आज भी करनी है 9, पहले भी करनी थी, बट अब अकाउंटेबिलिटी 100% उनकी हो गई है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी, प्रोसीड करने के लिए आप एक एक्सपर्ट को, एक प्रोफेशनल को ही लीजिए। आप इसको खुद मत फाइल कीजिएगा, बिकॉज आज भी इसमें कुछ टेक्निकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। सेकेंडली, हमें 9 या 9C भरनी है या नहीं, इसका पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टर्नओवर कितनी है, क्या हम पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो भी रहे हैं या नहीं। Exactly. जो रीसेंट नोटिफिकेशन मैंने अभी आपको मेंशन करी है, उसी में ये क्लासिफाई किया गया है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 CR है, यानी 2 करोड़ तक है, तो आपको कोई भी कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है इन रिस्पेक्ट टू 9 या 9C। बट अगर आप फॉल कर रहे हो इन बिटवीन 2 to 5 CR, दैट मीन्स 2 करोड़ से 5 करोड़ के स्लैब में अगर आप आते हो, तो आपको GSTR 9 यानी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। और अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा के स्लैब में आ जाते हो, तो आपको दोनों ही रिटर्न्स, बेसिकली दोनों ही कंप्लायंस आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहली चीज जो इंश्योर करनी थी वो ये कि भाई क्या हम पे प्रोविजन लग रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 की सारी रिटर्न्स GSTR 1, 3 भी फाइल करनी है, चाहे वो डिलेड हो चाहे वो टाइमली हो, वो फाइल होनी चाहिए। इन केस अगर वो डिलेड है तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेट फीस या इंटरेस्ट जो भी बनता है वो आपने अकॉर्डिंगली पे किया होना चाहिए। थर्ड जो कंप्लायंस आती है, इसमें मेजर कैसे प्रोसीड करना है, वो ये आता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स। दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम 9C, जो अब GST ऑडिट की जगह रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टैग हो गया है जिसका, तो उसके साथ साथ आपको अपनी भी खुद की वर्किंग बनानी पड़ेगी, जिसको मैं रिकंसिलिएशन का ही नाम दे रही हूँ। वो कैसे करनी है आपको? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है 9 और 9C का, वो ये है कि बुक्स और पोर्टल दोनों मैच हो जाए। तो इसके लिए सर हम लोग को जितना मेरी नॉलेज है मैं आपको उससे बताती हूँ, बाकी आप इसको सप्लीमेंट कीजिएगा। हम लोग को बुक्स को मैच कराना है पोर्टल पे। पोर्टल पे कितने रिटर्न्स आती है हमारे पास? 3B और GSTR 1, बट साथ में हमें इनपुट के लिए मैच कराना होता है 2A एंड 2B। अगर आपकी सेल्स है तो सेल्स जो बुक्स में फिगर आ रही है वो आपकी सेम 1 में आनी चाहिए और अकॉर्डिंगली 3B में आनी चाहिए। इसका आप रिकंसिलिएशन एक बनाएंगे। दूसरा रिकंसिलिएशन आप बनाएंगे, बुक्स में जितना आपका इनपुट है वो आपके 2A 2B में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपके 3B में भी उतना ही इनपुट आना चाहिए। और इन केस अगर मिसमैच होता है तो आप अपने सप्लायर से फॉलोअप कीजिए कि भाई वो बिल को रिफ्लेक्ट करें। बिकॉज आज जब मैं ये वीडियो लाइव कर रही हूँ तो आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, कि हम आज भी अगर हमारा कोई इनपुट मिस हो गया है या कोई भी टैक्स लायबिलिटी हमने छोड़ दी है या ज़्यादा ले ली है, ज़्यादा पे कर दी है, तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। कौन से रिटर्न्स में? अभी जो आप जुलाई के रिटर्न भर रहे हो अगस्त में, अगस्त की भरोगे सितंबर में और सितंबर की अक्टूबर में, यानी टिल सितंबर मंथ्स रिटर्न आप उस चीज़ को काउंट फॉर कर सकते हो और इजीली रेक्टिफाई भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। और साथ में सर एक मैं चाहूँगी कि आप ही बताइए, जो क्रेडिटर्स की एजिंग एनालिसिस है, जो बहुत ही कॉमन एरर है जो टैक्स पेयर्स करते हैं, उसको हम लोगों को कैसे ध्यान में रखना चाहिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे फॉरवर्ड करेंगे। ये जो आपने बात कही है, मैं इसको थोड़ा सा एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन बोलना चाहता हूँ कि मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुनहरा अवसर है हम सबके पास कि जो 2A 2B में डाटा अभी नहीं आ रहा, उसको भी आप फॉलोअप करके आप उसको मैनेज कर लीजिए। और अगर कोई क्रेडिट छूटा है, सप्लाई छूटी है, एक्स्ट्रा है, कुछ भी है, तो अगली 2 महीने की, इनफैक्ट 3 महीने की रिटर्न अभी भी आपके पास खुली है सितंबर तक की, आप उसको कर लें तो आपके लिए जो मेजर समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। दूसरा जो मैम अभी पूछ रहे हैं कि क्रेडिटर्स में जो बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर को इसको बात करने का, वो है कि अगर 180 दिन में हम पेमेंट नहीं करते हैं अपने क्रेडिटर्स को कंसिडरेशन प्लस टैक्स की, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के सेकंड प्रोवाइजो के माध्यम से हमें अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेल किया है उसको हमें जो है वो
आउटपुट टैक्स में ऐड करना होता है। तो मित्रों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एजिंग एनालिसिस को 19, 20, 21 के 31 मार्च 21 के एजिंग एनालिसिस को आप जरूर करें और इसको ध्यान से देखें कि क्या ऐसे कौन से क्रेडिटर्स हैं जिनका आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं किया। एक बात मैं आपको यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, अगर ऑडिट के टाइम तक, अब खैर ऑडिट नहीं है, बार बार मुंह से ऑडिट ही निकलता है, 9C को फाइलिंग के टाइम तक अगर आपने 180 दिन लैप्स हो गए हैं और उसके बाद उस मान लीजिए फॉर एग्जांपल 9C फाइल करने से पहले 180 दिन लैप्स भी हो गए और उसके बाद उसकी पेमेंट भी हो गई, तो आपको, मेरे विचार में आपको उस क्रेडिट को रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ब्याज का प्रोविजन अगर ऐड कर दें, ब्याज का अगर आप प्रोविजन डाल दें कि उस पे भाई मान लीजिए 180 दिन लैप्स हुए जून में जाकर और अगस्त में जाकर उसकी पेमेंट कर दी गई, तो आपकी 9C फाइल करने से पहले उसकी पेमेंट हो गई। इसका मतलब क्रेडिट जुलाई में रिवर्स होना चाहिए, अगस्त में रीक्लेम होना चाहिए। तो आप जिस दिन क्लेम हुआ उससे जुलाई तक के पीरियड का जो ब्याज है कैलकुलेटेड एट 18% पर एनम ऑन डेली बेसिस, उसका प्रोविजन आप अपनी किताबों में जरूर करवा दें, अदरवाइज मेरे हिसाब से उसको रिवर्सल की आवश्यकता नहीं है। इसमें जी एक और बात जो हमारे पास यहाँ पर आती है वो आती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं दिव्या मैम आपको ये भी बताना चाहूंगा आपके सारे दर्शकों को कि ये जो 19, 20, 20, 21, 21, 22 तीनों सालों में हमारे इनपुट का ये जो हमारे बीच में जो कंफ्यूजन है कि जो एक्चुअली हमें 3B को रिवाइज करने की तो फैसिलिटी है नहीं, तो हमें जो डाटा है वो हर बार ओवरलैप करना पड़ता है कि इस महीने का डाटा अगले महीने की 3B में डालना पड़ता है। तो हमने 19-20 का क्रेडिट 20-21 में लिया, 20-21 का क्रेडिट 21-22 में लिया। तो अब 20-21 की एनुअल रिटर्न फाइल करते हुए क्या करें? अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको ये बताता हूं। सर आपने बिल्कुल वो क्वेश्चन ले लिया जो मेरे माइंड में था नेक्स्ट आपसे पूछने का, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को ये कंसर्न आती है कि अगर मेरा 19-20 का कुछ क्रेडिट मैंने 20-21 में लिया और मैंने अकाउंट फॉर भी कर दिया अपनी GSTR 9 में फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20, तो अब आज जब मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की वर्किंग करें तो हम उस वर्किंग को कैसे रिफ्लेक्ट करें अपनी करंट GSTR 9 में, और अगर इसी फाइनेंशियल ईयर का यानी 2021 का क्रेडिट मैंने नेक्स्ट ईयर यानी 21-22 में क्लेम किया तो उसको मैं कैसे रिफ्लेक्ट करूं और कैसे ये तीनों सालों के इम्पैक्ट को हम एक साथ लेके चलें? देखिए मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। बेसिकली आप जब 20-21 का एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके पास टेबल 6 कैपिटल A में मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले तो आपको मैं फैक्ट्स बता दूं। 120 रुपए का मेरा टोटल 20-21 का क्रेडिट है, ठीक है, 110 रुपए का क्रेडिट है। इसमें से 20-21 के 110 रुपए के क्रेडिट में से 20 रुपए का क्रेडिट जो है वो मैंने 100 रुपए का क्रेडिट जो है वो तो मैंने 20-21 में ले लिया, 10 रुपए का क्रेडिट मैंने 21-22 में लिया और 20 रुपए का क्रेडिट 19-20 का जो था वो मैंने 20-21 में लिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 110 का 20-21 का टोटल क्रेडिट है जिसमें से 100 रुपए मैंने 20-21 में ले लिए और 10 रुपए मैंने 21-22 की GSTR 3B में अप्रैल से आज तक ले लिया। लेकिन जो GSTR 3B मैंने 20-21 में फाइल की उसमें 20 रुपए का क्रेडिट मेरा 19-20 का भी था। अब क्या हुआ, 20-21 में मैंने 100 रुपया तो 20-21 का लिया और 20 रुपया 19-20 का लिया, तो टोटल 3B में मैंने 120 रुपए लिया। मेरा क्रेडिट है एक्चुअली 110 रुपए 20-21 का, लेकिन मेरे 3B में अगर 120 लिया है तो मेरे 6A में जो है 120 रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो मुझे 6B में भी 120 रुपए ही डालना है और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो मेरा टेबल 12B है जो 9C में है वहां मुझे 20 रुपया सेपरेटली दिखाना है जो कि मेरा अर्लियर ईयर्स का था। 19-20 का क्रेडिट था लेकिन मैंने बुक ITC बुक हुआ था 19-20 में, लेकिन अवेल किया मैंने 20-21 के जो है 3B के माध्यम से, तो मुझे 9C में टेबल 12B में वो 20 रुपया और दिखाना है। तो जिससे कि मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके को लगाएंगे तो आपकी पूरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैच होकर आपके सामने नजर आएगी। मैडम अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है जो मेरे दिमाग में आता है वो है ये हम 17, 18, 19, 19-20 से ऑप्शनल टेबल्स देखते आ रहे हैं टेबल 9 और 9C में। तो 20-21 में मैडम जो है वो ऑप्शनल टेबल्स कौन कौन से हैं, आप कृपया बताएं।
सर पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो फॉर्म हमारे पास आया ना 99C, वो अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप किसी ऑफिसर से भी बात करेंगे ना, वो भी परेशान हो जाएंगे कि इसमें भरना क्या है। तो उसी बात को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत रिलैक्सेशन भी दी, नो डाउट, कि आप कुछ चीज़ों को ऑप्शनल छोड़िए, आप अलग से बाइफिकेशन मत कीजिए, आप इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रिस्पॉन्स आप दीजिए 99C में। वही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर दी है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अब इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगी फॉर्म नंबर 9 की, जो कि एनुअल रिटर्न है। इसमें टेबल 15 से लेके 18 ब्लाइंडली आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप इसको ऑप्शनली छोड़ सकते हो। क्या है ये टेबल्स? आपने अगर रिफंड कोई क्लेम कर रखा है, कोई सैंक्शन हो रखा है, रिफंड की डिटेल्स आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको HSN समरी अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की, इनवर्ड सप्लाईज की देने की जरूरत नहीं है। आपने कॉम्पोजिशन डीलर्स एक्सेट्रा से कोई ट्रांजैक्शन कर रखे तो वो भी आपको स्पेसिफाई करने की कोई नीड नहीं है। दैट मीन्स इट इज ऑप्शनल। आप चाहो तो आप कर सकते हो, बट गवर्नमेंट आपको मैंडेटरी या कंपल्सरी इसको नहीं कर रही है। साथ में अब जो आप सप्लाईज करते हो उसमें हो सकता है कि आपकी कोई अमेंडमेंट्स रही हो, आपने इस बारी आपने पूरा GSTR 3B में डेटा नहीं डाला, आप भूल गए, आपने फर्दर अमेंडमेंट्स करी हैं, या कुछ क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स के थ्रू आपकी सेल्स में अमेंडमेंट हुई है, तो वो सारी अमेंडमेंट्स जो है वो आप चाहो तो नेट ऑफ बेसिस पे ही आप ले सकते हो। जैसे कि आप पहले अपनी 9 भरते हुए आ रहे थे, तो वही सेम चीज़ आप अभी भी कर सकते हो। अब आता है GSTR 9C। 9C अब ऑडिट तो है नहीं, अब वो सिर्फ एक सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रह गई है। इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका जो टेबल नंबर आता है 5 में आप बेसिकली बताते हो कि मेरी ऑडिटेड टर्नओवर कितनी है। उसके बाद वो बहुत सारी एडजस्टमेंट पूछता है, तो आपको वो एडजस्टमेंट अलग से बाइफरकेट करने की नीड नहीं है। रादर आप क्या कर सकते हो, आप टेबल 5A में जो फिगर आप डालोगे उसके बाद अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स हुई है, प्लस माइनस हुआ है, तो डायरेक्टली आप 5O में उस चीज़ को डालिए और 5O में करने के बाद आप उसको छोड़ सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे आपका 9C में जो मेजर चीज़ आ जाती है जिसको आपको नहीं ध्यान देना है, वो आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हो। इसके साथ साथ आपका जो टेबल है, टेबल नंबर 14, वो भी ऑप्शनल आ जाता है, और टेबल 12B एंड C जो अभी बात करी थी, अगर हमने एडजस्टमेंट करनी है तो हम 12B और C में आप डाल सकते हो डिटेल्स, बट अगर आपकी एडजस्टमेंट नहीं है इनपुट को लेकर तो आपके लिए तो 12B और C भी ऑप्शनल हो गए, उसमें भी आपको डिटेल डालने की नीड नहीं पड़ेगी। अब बीइंग इंडियंस हमारी एक हमेशा आदत रहती है कि हम काम को ना प्रोकास्टिनेट करते हैं, और एल्स हम क्या करते हैं कि हम लास्ट डेट पे उन चीज़ों को उठाते हैं, और कई बारी तो पोर्टल भी हमारा साथ नहीं देता है सर। बिल्कुल आप देखोगे कि कितनी बारी हमारी डेडलाइंस भी रिवाइज हो जाती हैं। अब जब डेडलाइंस रिवाइज होती हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन, चाहे वो टैक्स पेयर हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, एक ही आता है, भाई लेट फीस कितनी है। अगर वो कम हो गई तो चलो कोई नहीं जी, हम हफ्ते भर बाद कर देंगे रिटर्न, बट यही अगर हैवी पेनल्टी होती है सर, तो मेरे हिसाब से हर कोई बहुत ही टाइमली मैनर में उस काम को कंप्लीट करता है। तो अब क्योंकि 9 और 9C दोनों ही अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है और एक हैवी टास्क है जो अब हमें करना है, जो 1 अगस्त से हमारे पास आ गया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन हो गई है, प्लस एनुअल रिटर्न हो गई है, तो इसमें सर लेट फीस क्या रहेगी? क्या अगर हमने इसको डिले किया, बिकॉज अब इनकम टैक्स का भी काम साथ साथ रहेगा प्रोफेशनल्स के पास, क्योंकि साइट अभी तक काम नहीं कर रही थी, तो ऐसे में हमें किस चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए, बिकॉज वो हम लेट फीस के बेसिस पे आई थिंक ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताइए फॉलोअर्स को कि लेट फीस क्या रहेगी। मित्रों देखो, ऐसा है कि यहाँ पर जो लेट फी गवर्न होती है वो सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट से गवर्न होती है। तो सेक्शन 47 अमेंड नहीं हुआ, सेक्शन 47 1 जुलाई 2017 से ऐसे ही है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो है नोटिफिकेशंस के माध्यम से 47(1) में जो GSTR 1 और 3B की जो लेट फी है उसको कम ज़्यादा जैसे भी करते रहे। लेकिन 47(2) में लिखा हुआ है कि अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, अगर उसका नॉन कंप्लायंस करते हैं, तो आपको 200 रुपये प्रतिदिन का लेट फी है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। तो आपका लेट फी जो है मैडम वो 200 रुपये पर डे होगा, एनुअल रिटर्न और 9C, मतलब 9 और 9C दोनों का। अगर आपने 9 फाइल कर दिया, 9C नहीं किया, तो भी आपको 200 रुपये पर डे लगेगा, दोनों नहीं किया तो भी 200 ही लगेगा, 400 नहीं लगेगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 9C कर दें और 9 ना करें, ऐसा संभव नहीं है। 9 कर दें 9C ना करें, ये संभव है, तो क्योंकि जब तक आप 9 नहीं करेंगे 9C आप कर ही नहीं सकते हैं। तो लेट फी तो ये, लेकिन इसके साथ साथ एक सेक्शन 125 की ना
फॉर्म 9 की ना फाइल करने की जर्नल पेनल्टी भी आपके ऊपर लग सकती है, वो मैक्सिमम 50,000 रुपए लग सकती है मैक्सिमम। लेकिन उसके लिए मित्रों आपको शो कॉज नोटिस करना पड़ेगा डिपार्टमेंटल ऑफिसर को और पूरी एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि पेनल्टी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होती। पेनल्टी के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना होता है। तो ये पेनल्टी और लेट फी दोनों को हमने आपके साथ क्लब कर दिया। जी मैम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन थे उसको एड्रेस किया है 9(9)C में, और सर ने बहुत ही अच्छे तरह से बहुत डिटेल में आपको एग्जांपल लेके कुछ चीज़ें समझाई भी हैं। अगर आपको इसके बियॉन्ड भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में आके इसको टेकअप करेंगे। बट सबसे पहले सर मैं थैंक यू करती हूँ फिर से आपको कि आप आए, आपने फॉलोअर्स को इतना अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को आगे सर्कुलेट करेंगे। थैंक यू।